बिहार चुनाव पे आज सबकी नज़र है। मात्र 4 महीने बाद ही, ये बोलें कि 4 से 5 महीने बाद ही बिहार चुनाव होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ पार्टियां हैं, जैसे जेडीयू, एनडीए, या ये बोलें कि आरजेडी और बाकी तमाम पार्टियां हैं, अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी हुई हैं। वहीं आज हम बात करेंगे आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन पर। नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन में जो उथल पुथल आजकल चलती नजर आ रही है, चाहे वो सीटों को लेकर हो या फिर अपनी रणनीतियां बनाने को लेकर हो, उसमें उनकी क्या राय होगी। जी देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें कांग्रेस और आरजेडी की, तो उन्होंने लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ा। साल 2020 में एक साथ थे, साल 2025 में भी एक साथ हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस की इंटेंशन कुछ और है, कांग्रेस की मंशाएं कुछ और है, कांग्रेस की चाहत कुछ और है। हर किसी की राजनीतिक इच्छाएं होती हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उस नज़रिए से वह बिहार में पिछलग्गू बन के नहीं रहना चाहती, यानी किसी के पीछे पीछे लगी रहना नहीं चाहती। वो आगे खुद आना चाहती है, बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है और पूरा कहीं ना कहीं सम्मान चाहती है महागठबंधन में, क्योंकि उनका कहना है कि भाई हमने लोकसभा में 9 में से 3 सीट जीती और आरजेडी ने करीब 23 में से 4 सीट जीती। अगर इस आधार पर देखें तो उनका स्ट्राइक रेट आरजेडी से बेहतर था। तो इस आधार पर उनकी मांग है कि हमें इस बार 70 नहीं बल्कि 100 सीटें चाहिए, क्योंकि हमारा स्ट्राइक रेट लोकसभा में आपसे बेहतर निकला और हमें उम्मीद है कि हम ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो ज़्यादा जीतेंगे। जबकि 2020 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लोकसभा का अलग नज़रिया होता है लोगों का, विधानसभा का अलग होता है। ऐसे मामले में लगातार बयानबाजी बढ़ती जा रही है और लालू और तेजस्वी को जिस बात से दिक्कत है, कांग्रेस वही ज़्यादा चीज़ कर रही है। जैसे कन्हैया कुमार को आगे बढ़ाना। कन्हैया एक युवा नेता है, तेजस्वी यादव भी युवा नेता है, लेकिन तेजस्वी आरजेडी से हैं। कन्हैया इससे पहले वाम दलों के साथ थे, फिर उसके बाद कांग्रेस के साथ आए। पिछले कई सालों से कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस उन्हें आगे भी बढ़ा रही है। दिल्ली में चुनाव लड़े थे मनोज तिवारी के खिलाफ, भले ही ना जीत पाए हों, लेकिन टक्कर काफ़ी बेहतर दी थी। लेकिन लालू यादव की चाहत थी कि कन्हैया कुमार को बिहार में आगे ना किया जाए, लेकिन फिर भी आगे किया। पद यात्रा निकाली उन्होंने, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कुछ और यात्राओं में उनका नाम सामने आया। तो इससे कन्हैया कुमार की सक्रियता बिहार में बढ़ रही है। तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, जब कन्हैया की यात्रा हुई तो उसमें वह शामिल नहीं हुए। कन्हैया कुमार ने जब पदयात्रा अंत किया था, नीतीश सरकार का घेराव किया था, सड़कों पर उतरे थे, सीएम हाउस पहुंचना चाह रहे थे अपना ज्ञापन सौंपने के लिए, तो उन्हें रोका गया था। उस वक्त उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, उनकी गिरफ्तारी की मांग उठी थी, एक दिन उनको हिरासत में भी रहना पड़ा, लेकिन तेजस्वी का कोई बयान सामने नहीं आया। वहीं राहुल गांधी जब पिछली बार आए, उनको यूनिवर्सिटी जाने से रोका गया, तो राहुल गांधी के रोके जाने पर तेजस्वी यादव खुलकर बोले। यानी तेजस्वी यादव किस तरीके से भेदभाव कर रहे हैं, एक तरफ राहुल का सपोर्ट कर रहे हैं और कन्हैया का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कन्हैया पर तो भाई एफआईआर हुई, उन्हें हिरासत में लिया। और आप नेता प्रतिपक्ष हो, आपको विपक्ष के नेताओं की ध्यान रखना चाहिए कि कौन नेता के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा उस पर, वो सवाल उठा रहे थे। फिर वहीं दूसरी तरफ हमने देखा राहुल का समर्थन करके ये तो जता दिया कि मैं राहुल के साथ हूँ, और राहुल गांधी ने भी ये कह दिया कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो हमें गठबंधन में रहना जरूरी है, यानी वो अकेले चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे। अब बात आती है सीट बंटवारे पर। सीट बंटवारे पर जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की डिमांड 100 सीटों तक की है, लेकिन इसमें पप्पू यादव का स्टेटमेंट है, ना कि प्रभारी कृष्णा अल्लापुर का या प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का। दोनों में से किसी ने अभी तक कोई बयान इस मामले पर नहीं दिया कि हमें इतनी सीट चाहिए, लेकिन उन दोनों का ये मानना जरूर है कि हम चुनाव जीतने के बाद फैसला करेंगे कि सीएम कौन बनेगा। ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर कांग्रेस सहमति नहीं जता रही है। कहीं ना कहीं अगर यही कारण बना, तो हमने दिल्ली में देखा था, कांग्रेस पार्टी ने 5-6% वोट निकाल लिए थे अकेले चुनाव लड़के, केजरीवाल सरकार नहीं बना पाए। अगर वही वोट केजरीवाल के पास चले जाते या गठबंधन में लड़ते तो शायद बीजेपी सरकार में नहीं आ पाती। वही हमने हरियाणा में देखा, हरियाणा में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी 9 सीट की डिमांड कर रही थी, नहीं दी गई, तो बाद में आम आदमी पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट आगे करने की बात करी, जिससे कांग्रेस को अगर 5-6 हज़ार वोट भी निकाले उनके एक एक कैंडिडेट ने, तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस जो 12-15 सीटें और निकाल सकती थी, सत्ता में आ सकती थी, वो नहीं जीत पाई। वही हालत अब बिहार में होती जा रही है और इसको तेजस्वी को सॉल्व करना होगा, क्योंकि तेजस्वी अध्यक्ष हैं।
जहां देखा जाए कि बिहार चुनाव में रणनीतियां अलग अलग पक्ष अपने बनाते नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी की डिमांड है कि वो अपनी सीटें निकालना चाहेगी। नीतीश की डिमांड है कि वो सिर्फ सम्मान चाहना चाह रहे हैं। वो अपने लगातार 20 सालों से जो हम देखते आ रहे हैं सीएम फेस के ऊपर, वो उसी को अपना मुद्दा बनाते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम राजद की बात करें तो आरजेडी में जो कांग्रेस के साथ महागठबंधन देखने को मिला था, अंदर खाने में कुछ ना कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। फिर चाहे वो सीटों के बंटवारे से लेकर हो या फिर वो महिला घोषणा पर हो, या ये बोले महिला को नकदी घोषणा पर हो, दोनों के बीच कहीं ना कहीं हम सहमति बनते नहीं देख रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव का महिलाओं को नकदी देने के उस पर आपका क्या? देखिए, तेजस्वी यादव, जैसा कि यहाँ पर हम पहले भी कुछ अपने अलग अलग रिपोर्ट्स में चर्चा करते रहे हैं कि तेजस्वी की नज़र अब नीतीश कुमार के उस वोट बैंक पर है जो जातिगत तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता, जिसमें महिलाओं की भूमिका सबसे ज़्यादा आती है। आधी आबादी यूं ही नहीं कहा जाता, आधी आबादी गेम चेंजर हो सकती है। महिलाएं भी अगर अपनी भूमिकाएं निभाएं तो सही तरीके से यहाँ पर गेम चेंज हो जाएगा। झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। इसी के चलते दिल्ली में बीजेपी ने महिला के रूप में मुख्यमंत्री पद पर रेखा गुप्ता जी को आए किया। वो सब ने देखा, उसका मूल कारण वही था, क्योंकि महिलाओं को सम्मान देना चाहती थी बीजेपी। अब वही बात तेजस्वी यादव आए कर रहे हैं कि तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सम्मान देंगे, इतने पैसे देंगे, उतने पैसे देंगे। कांग्रेस भी अब अलग से कह रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर इनके अलग अलग ऐलान करने पर है कि भाई जब आप गठबंधन में हैं, आपको एक मंच से ऐलान करना चाहिए, आपको अपनी गठबंधन की एकजुटता का संदेश देना चाहिए। जबकि हुआ ये था कि जब तीसरी बैठक महागठबंधन की हुई थी तो उसमें फैसला ही यही हुआ था कि प्रचार समिति बनाई जाएगी और घोषणा समिति बनाई जाएगी, जिसके तहत हमारी घोषणाएं और प्रचार एक साथ होगा, ताकि अलग अलग कोई ना दिखे, एकजुटता रहे। क्योंकि अलग अलग दिखे तो तोड़फोड़ कर दी जाएगी बीजेपी के द्वारा। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद कांग्रेस अलग से बैठक करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और जानकारी देती है कि हम इतने इतने महिलाओं को सम्मान में पैसे देंगे। तो वो प्रचार समिति और घोषणा समिति का क्या फ़ायदा हुआ? फिर फ़ायदा तो वहाँ नज़र आना चाहिए था कि अगर उसी बैठक में मान लेते कि चलो तेजस्वी नहीं मौजूद होते, तेजस्वी की पार्टी का कोई और नेता मौजूद होता तो समझ में भी आता। लेकिन वहाँ पर कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी सिर्फ और तेजस्वी के यहाँ पर गैर मौजूदगी कई सवाल उठा गई। अब देखना ये होगा कि बिहार चुनाव में आगे चलकर कौन सी पार्टी कैसे रणनीतियां आजमाती नजर आ रही है। जहां कांग्रेस 70 सीटों की डिमांड कर रही है तो वहीं राजद कम से कम 50 सीटों की डिमांड अपनी आगे रख रही है। फिर चाहे वो उनके महागठबंधन से रिलेटेड सवाल हो या फिर उनके आपस में तालमेल से मिलकर सवाल हो। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि बिहार चुनाव आते आते कौन सी पार्टी किस नतीजे तक पहुंचती है। क्या महागठबंधन में जल्द ही फूट देखने को मिल सकती है या तेजस्वी यादव कोई बड़ा खेल खेलने को राजी हो जाएंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ Next 9 पॉलिटिकल बाइट पर।